हाय एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर और जीएनएम दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये एक सेल ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है। एनुअल एग्जाम हो या आपके इंटरनल एग्जाम हो, सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए आज हम सेल को डिस्कस करते हैं। तो सेल होता क्या है? तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि सेल होता क्या है। अब सेल हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट होती है। सेल क्या है? हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट होती है, क्योंकि जो सेल है हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है। और बिना सेल के छोटे छोटे सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और बिना सेल के हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाती। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। अब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बहुत सारे सेल आपस में मिलके टिश्यू बनाते हैं। अब टिश्यू होता क्या है? हर एक टिश्यू का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। हर एक टिश्यू का क्या होता है? अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे ब्लड भी एक टिश्यू है, मसल्स वन टाइप ऑफ टिश्यू है, बोन वन टाइप ऑफ टिश्यू है। तो ये सारे क्या है, जिनका अलग अलग, ब्लड का अलग फंक्शन है, मसल्स का अलग फंक्शन है हमारी बॉडी में, और बोन का अलग फंक्शन है। तो टिश्यू को हम यहाँ पे इतना ही डिस्कस करेंगे। टिश्यू एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको हम बाद में दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और यही बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। तो बहुत सारे सेल मिले तो क्या बनाया? टिश्यू बनाया। और हर टिश्यू का अलग अलग अपना फंक्शन होता है, और बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। अब ऑर्गन क्या होता है? जैसे कि हार्ट, स्टमक, ब्रेन। तो हमारे बॉडी में अलग अलग किडनी, अलग अलग ऑर्गन्स हैं जिनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो अब बहुत सारे ये ऑर्गन, जैसे कि हार्ट, स्टमक, ब्रेन, ये सब अलग अलग जो ऑर्गन है वो सब आपस में मिलते हैं तो वो एक सिस्टम फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में 11 सिस्टम होते हैं, तो हर किसी का 11 सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से मिलके बना हुआ है, तो उसने क्या बनाया? सिस्टम बनाया। तो ऐसे ही और बहुत सारे सिस्टम आपस में मिलते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, हमारी एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो यहाँ पे हमने सेल का छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। सेल क्या है? हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट होती है। बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, और वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो सिस्टम बनाते हैं। और यही सारे सिस्टम आपस में मिलते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब सिस्टम क्या क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। यही सारे सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो एक हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो ऐसे ही अब हम डिस्कस करते हैं आगे को, सेल और उसका स्ट्रक्चर क्या है। सेल का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब ह्यूमन बॉडी क्या है? अभी तक तो हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल कैसे कैसे क्या क्या चीजें बनाती है। अब बहुत सारे सेल तो लास्ट में आके क्या बन रहे हैं? ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अब ह्यूमन बॉडी कैसे डेवलप होती है? हमने वो शॉर्ट तो पढ़ लिया, अब यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी कैसे डेवलप होती है। तो ह्यूमन बॉडी कैसे डेवलप होती है? एक सिंगल सेल से डेवलप होती है, जिसका नाम है जाइगोट। ह्यूमन बॉडी किससे डेवलप होती है? एक सिंगल से सेल से डेवलप होती है, जिसका नाम क्या है? जाइगोट। अब जाइगोट कैसे बनता है? जाइगोट बनता है एक फीमेल सेल से और एक मेल सेल। जब फीमेल सेल और मेल सेल आपस में क्या होते हैं, का इनका यूनियन होता है या आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो एक जाइगोट, एक सबसे बड़ा सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब फीमेल सेल क्या है? फीमेल सेल है ओवम, मेल सेल का नाम क्या है? स्पर्म। जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। अब ओवम क्या है? फीमेल बॉडी का सबसे बड़ा सेल है, और स्पर्म क्या है? सबसे छोटा सेल है। ये भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सबसे बड़ा सेल क्या है और सबसे छोटा सेल क्या है। सबसे छोटा सेल क्या है? स्पर्म है। और सबसे बड़ा सेल क्या है? ओवम। तो ये दोनों सेल जब आपस में मिल रहे हैं तो ये क्या बनाते हैं? ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल बनाते हैं, जिसका नाम है जाइगोट। अब फिर ये जाइगोट में क्या होता है? अब ये जाइगोट में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है।
ऐसे जाइगोट, जाइगोट क्या है, एक सेल है। अब ये आपस में, डिवीजन का मतलब क्या है, आपस में टूटना। जब सेल आपस में टूटता है तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं, फिर बहुत सारे सेल आपस में टूटते हैं, तो फिर ये ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते जाते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। तो ये क्या है, दो सेल आपस में मिले तो जाइगोट बना, और जाइगोट से ही ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। एक फीटस जब डिलीवर होता है वो जाइगोट से ही डिलीवर होता है। तो हम ये इतने छोटे छोटे सेल्स होते हैं कि हम इनको आप अपने नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, इतने छोटे छोटे सेल्स होते हैं। तो इनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो वो सेल इतने छोटे छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो जिससे हम अपनी ये नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। अब सेल को हम आगे बढ़ाते हैं, सेल का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। अब सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल हमारे 3 लेयर से मिलके बना होता है। पहला क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये आप देख रहे हो ये पहला है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला सेल, सेल हमारे 3 लेयर से मिलके बना होता है। फर्स्ट लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी लेयर क्या होती है, साइटोसोल। और तीसरी लेयर क्या है, न्यूक्लियस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो लेयर है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन दूसरा हिस्सा है, ये है न्यूक्लियस। और ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, ये एरिया है साइटोसोल। तो ये 3 लेयर से मिलके बना होता है हमारा सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे हमने बोला कि सेल 3 लेयर से मिलके बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोसोल और तीसरा न्यूक्लियस। तो 3 पार्ट से मिलके बना होता है हमारा सेल। अब तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बना है, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर लेयर ऑफ है सेल की आउटर लेयर है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 लेयर से मिलके बना होता है, किसके, फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर से मिलके बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फैट, प्रोटीन और शुगर के साथ साथ हमारा क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बना होता है, 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड को हम क्या बोलते हैं, फैट, प्रोटीन और शुगर भी कुछ अटैच्ड होता है वहां पे। और उसके साथ साथ इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड इसके साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब जो प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अब वो प्रोटीन कहाँ पे है, डायग्राम को देखते हैं, ये है प्रोटीन, ये सब क्या है, प्रोटीन है। ये आपको दिख रहे होंगे, ये सारी चीजें क्या है, प्रोटीन है। अब इन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है और कुछ नॉन लिपिड, नॉन लिपिड का मतलब क्या है, जिसमें फैट प्रेजेंट नहीं है, नॉन लिपिड सब्सटेंस को क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करती है। तो प्रोटीन का फंक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ नॉन लिपिड नॉन फैट सब्सटेंस को क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह थ्रू आउट द सेल क्या करती है, ये ट्रांसफर करती है। अब इसके साथ साथ अब फॉस्फोलिपिड क्या है,
हमने पढ़ा था ना कि फॉस्फोलिपिड से मिलके बना होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब फॉस्फोलिपिड कहाँ पे है डायग्राम में? ये वाला हिस्सा है फॉस्फोलिपिड। ये आपको दिख रहा होगा, ये हिस्सा क्या है? फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड में दो चीजों से मिलके बना होता है। फॉस्फोलिपिड में दो चीजें होती है, एक तो हेड होता है, ये एरिया हेड है, और दूसरा टेल, ये एरिया है टेल। तो हेड और टेल दो चीजों से हमारा फॉस्फोलिपिड बनता है। अब हेड क्या करता है? हेड में क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज करता है हेड को, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। हेड में इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? जो वाटर से लव करता है, वाटर लविंग होते हैं ये। तो फॉस्फोलिपिड में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक हेड, एक टेल। हेड के बारे में हमने पढ़ा कि हेड क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंड हाइड्रोफिलिक होते हैं। एक तो पहला इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं, दूसरा हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? वाटर लविंग। और दूसरा है टेल। अब ये टेल क्या करती है? टेल का मतलब क्या है? टेल में कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं करती है, और ये हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वाटर से हेट करने वाली होती है। तो हेड और टेल दो चीजों से मिलके बना होता है फॉस्फोलिपिड। दो पार्ट होते हैं फॉस्फोलिपिड के, हेड और टेल। हेड क्या करती है? इलेक्ट्रिकली चार्ज करती है, और हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक का मतलब, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या? जो वाटर लविंग होते हैं। हेड, हेड वाटर लविंग होते हैं, और टेल क्या होती है? नो इलेक्ट्रिकल चार्ज करती है और हाइड्रोफोबिक होती है, जो हेट करती है वाटर से। फोबिया का मतलब ही एक डर होता है, हेट करना। तो वाटर से हेट करती है। अब जो फॉस्फोलिपिड है, वो उनका अरेंजमेंट कैसे होता है? देखो यहाँ पे ये सैंडविच की तरह अरेंज्ड है। जो फॉस्फोलिपिड होती है वो कैसे अरेंज्ड होती है? लाइक सैंडविच अरेंज्ड होती है, सैंडविच की तरह अरेंज्ड होती है। और हेड क्या होता है इसका? आउटर साइड में हेड प्रेजेंट होता है, और टेल क्या होती है? इनर साइड में प्रेजेंट होती है। तो फॉस्फोलिपिड सैंडविच की तरह अरेंज्ड होता है, और इसका क्या होता है? जो हेड है वो कैसे अलाइन रहता है? आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के आउटर सर्विस में अलाइन होता है। और हाइड्रोफोबिक यानी कि टेल कैसे होती है? वो सेंट्रली होती है, जो वाटर को रिफ्लेक्ट करती है। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स में हेड प्रेजेंट होते हैं और टेल प्रेजेंट होती है। हेड क्या करता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज करता है, जो और हाइड्रोफिलिक भी होता है, वाटर लविंग होता है। टेल क्या करती है? इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं करती है, जो हाइड्रोफोबिक भी होती है, जो वाटर हीटिंग होती है। अब फॉस्फोलिपिड कैसे अरेंज्ड होते हैं? सैंडविच की तरह अरेंज्ड होते हैं, और जो हेड है वो आउटर सरफेस की ओर अरेंज्ड होते हैं, और हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है सेंट्रली अटैच्ड होती है। तो ये क्या करते हैं? इनका फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस को ये क्या करते हैं? अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो इनका काम होता है ट्रांसफर करना सब्सटेंस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे प्रोटीन का फंक्शन हमने जैसे पढ़ा पहले कि प्रोटीन के सेवरल फंक्शन है। ये क्या करती है? प्रोटीन क्या करती है? मॉलिक्यूल्स को, कौन से मॉलिक्यूल्स? कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ नॉन लिपिड मॉलिक्यूल्स को क्या करती है? थ्रू आउट द मेम्ब्रेन क्या करती है? ट्रांसफर करने का काम करती। अब प्रोटीन के हेड में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रेजेंट होती है। क्या, जैसे आप देख रहे हो ये कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रेजेंट होती है प्रोटीन के हेड में। तो यहाँ पे हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है? हमारे हर ह्यूमन बॉडी, एवरी सेल इन द बॉडी हैज अ न्यूक्लियस। सेल, जितने भी बॉडी में सेल है उन सब के पास न्यूक्लियस है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं हमारी बॉडी में जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, वो है रेड ब्लड सेल्स, जिसका अदर नेम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स को छोड़ के और जितने भी सारे सेल होते हैं उन सब में क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और कुछ ऐसे सेल्स है हमारी बॉडी में जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्केलेटन मसल्स। और कुछ और मसल्स हैं
जिसमें हमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस दिखाई देने को मिलते हैं। लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी में हर सेल में एक न्यूक्लियस जरूर प्रेजेंट होता है। किसको छोड़ के? रेड ब्लड सेल को छोड़ के। अब इसका रीजन क्या है, रेड ब्लड सेल में क्यों नहीं प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल्स में इसीलिए प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि जब रेड ब्लड सेल्स मेच्योर हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अपने आप ही अपने न्यूक्लियस को खो देते हैं। तो उसमें फिर क्या होती है, और भी जगह बन जाती है हीमोग्लोबिन को कलेक्ट करने की, और जिसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो जब भी आरबीएस क्या हो जाता है, आरबीसी क्या हो जाते हैं, मिच्योर हो जाते हैं, तो अपना न्यूक्लियस वो खो देते हैं, जिस वजह से आरबीएस में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे मसल्स हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्केलेटन मसल। एंड अब जो न्यूक्लियस है वो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियर एनवलप। एनवलप सबको पता है, एक लिफाफे की तरह न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप की अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होता है, जिसमें लेकिन कुछ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स। टीनी पोर का मतलब क्या, छोटे छोटे से छेद होते हैं, जो क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस को यहाँ एक जगह से साइटोप्लाज्म में ले जाने का काम करते हैं। इसीलिए उसमें क्या क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं। अब क्या पढ़ा हमने न्यूक्लियस के बारे में? हर न्यूक्लियस के पास क्या है, एक सेल है। लेकिन इरेक्ट आरबीएस को छोड़ के और हर किसी के पास क्या है, न्यूक्लियस है। बट कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें ज्यादा होता है, जिसकी स्केलेटल मसल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस क्या है, हमारा लार्जेस्ट ऑर्गेनल है, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर एनवलप के अंदर प्रेजेंट होता है। और लेकिन सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ क्या होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, जो क्या करते हैं, एक कुछ सब्सटेंस को पास करने का काम करते हैं साइटोप्लाज्म तक। नेक्स्ट है हमारे न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो क्या करते हैं, जितने भी सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनको करने में हेल्प करते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल, दिस इज कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जो ये किससे मिलके बने होते हैं, डीएनए। डीएनए सबको पता होगा, डीएनए से मिलके बने होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बट कुछ जब भी सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन को छोड़ के और टाइम पे ये क्रोमोसोम किस में चेंज हो जाते हैं, ये कैसे दिखाई देने लगते हैं, कैसे रिसेंबल होने लगते हैं हमको, एक थ्रेड की तरह। जैसे धागा होता है, धागे की जैसे जालियां बनी होती है, उसी की तरह हमको ये दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। एक्सेप्ट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को छोड़ के और टाइम पे हमें ये क्रोमोसोम किस तरीके से रिजेंबल होते हैं, किस तरीके से दिखाई देने लगते हैं, थ्रेड की लाइक, थ्रेड का जैसे धागे का जो जाल होता है उसकी तरह दिखाई देने लगते हैं, और जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में विद इन द न्यूक्लियस कुछ गोलाकार आकृति के क्या, ये आकृति का प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में कुछ स्फेरिकल लाइक शेप का एक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, जो भी राइबोसोम है, राइबोसोम्स की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं, राइबोसोम के बनने में हेल्प करते हैं। ये था न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल साइटोसोल। अब साइटोसोल क्या है, साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दो टाइप में डिवाइड होता है। अब हम डायग्राम को देखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है। ये वाला हिस्सा, जो ये पूरा हिस्सा है, इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म कितने पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो साइटो साइटोसोल, दूसरा किसमें, ऑर्गेनल्स में। अब जो साइटोसोल है, वो साइटोसोल क्या है, जो भी इसमें छोटे छोटे से साइटोसोल, जो भी छोटे छोटे से, जो ये वाटर लाइक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल्स बोलते हैं। साइटोसोल क्या है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। और ऑर्गेनल हमने किसको बोला,
जितने भी साइटोप्लाज्म में ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हमने क्या बोला, ऑर्गेनेल्स बोला। तो साइटोप्लाज्म किससे कितने पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, साइटोसोल और ऑर्गेनल्स। साइटोसोल क्या है, जो भी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है हमारी जो भी ये खाली एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, इस खाली एरिया में क्या है, ये फ्लूइड प्रेजेंट है। तो जिससे कि आप ये फ्लूइड का काम क्या होता है, जिससे कि आपस में जितने भी ऑर्गन्स है, ये ऑर्गेनल्स हैं, ये आपस में इनका आपस में फ्रिक्शन ना हो पाए, इस वजह से साइटोसोल हेल्प करता है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दूसरा हमने क्या बोला, ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स क्या है, जो भी ये ऑर्गन्स आपको दिख रहे होंगे, ये ऑर्गन, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स। तो अब वन बाय वन हम सारे ऑर्गेनल्स को पढ़ते हैं। जैसे साइटोसोल आपको समझ आया होगा, साइटोसोल का क्या फंक्शन है। साइटोसोल के एक फ्लूइड लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर, जो क्या करता है, जो भी ये आपस में ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को आपस में फ्रिक्शन नहीं होने लगता है, टकराने नहीं देता। अगर टकराएंगे तो क्या होगा, उसमें से ब्लीडिंग होगी, तो जिसकी वजह से डैमेज होने लग जाएंगे, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी। तो इसीलिए ये फ्लूइड होना जरूरी है, और फ्लूइड का बहुत बड़ा फंक्शन है, आपस में इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो आइए वन बाय वन हम क्या बढ़ते हैं, इन ऑर्गन्स के बारे में बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एक सॉसेस की तरह है, सॉसेस सेव की तरह होता है। सॉसेस सेव का मतलब क्या होता है, डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो किडनी बीन्स की तरह है, ये सॉसेस शेप की तरह है, लाइक दिस। इसे हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है ये तो आपको पता चल गया, सॉसेस लाइक शेप होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये साइटोप्लाज्म का, जिसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे सेल को, जिससे कि हमारा सेल क्या कर सकता है, अपनी एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। अब ये कहाँ से इतनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे हमने खाना खाया और हमने ऑक्सीजन अंदर ली, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज, हमारे खाने से हमको क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिल के क्या बनाते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाटर प्रोड्यूस करते हैं H2O, प्लस तीसरा क्या प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो भी हम खाना खाते हैं, उस खाने से हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज, और जो भी हम ऑक्सीजन हम लेते हैं, वो ऑक्सीजन आपस में मिलती है, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी बनाते हैं। तो वो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या है, एटीपी क्या है, एक बैटरी की तरह काम करती है। ये क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करके रखती है, जो भी एनर्जी हमको मिलती है वो स्टोर करके रखती है। वो एनर्जी फिर बाद में क्या करती है, जो भी सेल की एक्टिविटी होती है, जैसे कि सेल का क्या करना है, मूवमेंट करना है, सेल को रिपेयर करना है, सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है, ग्रोथ करने में हेल्प करना, ये सब उसमें हेल्प करता है सेल की एक्टिविटीज़ में, जिसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं इस प्रोसेस को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एनर्जी को क्या करता है, कलेक्ट करता है एटीपी के रूप में। एटीपी क्या है, एज अ बैटरी काम करती है। ये क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करती है, और जब भी हमारे सेल को ज़रूरत होती है किसी भी एक्टिविटीज़ की, जैसे कि ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर होने के लिए, या कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए, ये क्या करती है, हेल्प करती है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं।
टिनी ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब टिनी ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है, बहुत पतले से ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको हम अपने नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, जिनको देखने के लिए इलेक्ट्रोड माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, टिनी ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। अब जिनका काम क्या होता है, ये आरएनए और प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। क्या काम होता है, आरएनए और प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के पास कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि हम कैसे, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो क्या करता है, राइबोसोम क्या करता है, वो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है और पढ़ने के बाद क्या करता है, अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ के प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो क्या है, राइबोसोम एक टिनी ग्रेन्यूल्स है जिसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए किसका यूज करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, जिसकी मेन जॉब क्या है, आरएनए और प्रोटीन को बनाने का काम करता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अब ये प्रोटीन कैसे बनाता है, ये क्या करता है, न्यूक्लियस के पास कुछ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को ये पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसकी हेल्प से ये क्या करता है, अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ता है, और अमाइनो एसिड को जब आपस में जोड़ता है तो ये क्या बनता है, प्रोटीन बनाता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। अब राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक तो फ्री राइबोसोम होते हैं और एक बाउंड राइबोसोम होते हैं। अब जो फ्री राइबोसोम है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो ऑल ओवर द इनसाइड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करते रहते हैं, ये है राइबोसोम। ये राइबोसोम है, ये फ्री राइबोसोम है जो इनसाइड द साइटोप्लाज्म फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं, फ्रीली घूमते रहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। जिसका काम क्या होता है, फ्री राइबोसोम का काम क्या होता है, ये इनसाइड द सेल के अंदर ही प्रोटीन को बनाते हैं, जिससे कि सेल के अंदर ही हेल्प कर सके। अब दूसरे क्या होते हैं, रीबाउंड प्रोटीन। रीबाउंड प्रोटीन यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच्ड होते हैं, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके यहाँ पे आप पॉइंट पॉइंट देख रहे होंगे, ये क्या है, राइबोसोम है। ये राइबोसोम क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक, इन्हें हम क्या बोलते हैं, बाउंड राइबोसोम बोलते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ओवर में प्रेजेंट होते हैं। जिनका काम क्या होता है, ये भी प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन ये प्रोटीन किसके लिए बनाते हैं, आउटसाइड ऑफ द सेल के लिए ये प्रोटीन बनाते हैं। पार्ट है हमारा साइटोप्लाज्म का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है, बहुत सारे मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। जिसका मेन जॉब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करने का मतलब क्या है, ये कुछ सबस्टांस जैसे कि लिपिड है, फैट है और प्रोटीन है, इन सब को एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब पहले हम डिस्कस करते हैं रफ। रफ को हमने राइबोसोम में भी डिस्कस किया था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके जो सरफेस है, इस सरफेस में क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख लीजिए, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो आप देख सकते हो, ये रफ जैसा दिख रहा है क्योंकि इसके जो सरफेस में ये पॉइंट पॉइंट से है, इसको हम राइबोसोम कहते हैं। ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका काम क्या करता है, ये क्या करता है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करता है। राइबोसोम तो प्रोटीन बना रहा है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, इस प्रोटीन को ये क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने का काम करता है। अब नेक्स्ट है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है स्मूथ।
देखो, ये आप देखने से दिख रहा होगा कि ये स्मूथ है, इसमें कोई भी पॉइंट से नहीं दिख रहे हैं आपको। क्योंकि इसको हम स्मूथ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं सरफेस में, इसके सरफेस में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या है, ये क्या करती है, लिपिड को और फैट को स्टोर, उनको सिंथेसिस करने का काम करती है, बनाने का काम करती है, और एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र करने का काम करती है, और ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है, और कैल्शियम को स्टोर करने का काम करती है। इस रफ का तो सिर्फ एक काम है, प्रोटीन बना के प्रोटीन को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र करना, बट स्मूथ की क्या काम है, लिपिड बना रही है, लिपिड का सिंथेसिस कर रही है, फैट का सिंथेसिस कर रही है, कैल्शियम को स्टोर कर रही है, और डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करती है। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट पार्ट है हमारा साइटोप्लाज्म का, गोल्जी अपैरेटस। अब गोल्जी अपैरेटस क्या है, ये एक फ्लैटन शेप में होते हैं, फ्लैटन मेम्ब्रेन की तरह होते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेन की तरह होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम में ये कैसे दिखाई देते हैं। ये है ये है गोल्जी अपैरेटस, जो ये फ्लैट फ्लैट मेम्ब्रेन की तरह है, इसे हम क्या बोलते हैं, गोल्जी अपैरेटस कहते हैं। अब गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, ये हर सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करता है, रिसीव और एक्सपोर्ट करने का काम करता है प्रोटीन को। जैसे ही राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसको एक सेल से दूसरी जगह में ट्रांसफर किया। तो ये क्या करता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को रिसीव करता है, ये किसको ट्रांसफर करता है, गोल्जी अपैरेटस को ट्रांसफर करता है। अब गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, उसको पैक करता है, पैक करने का काम करता है, उसको पैकेज करके अपने पास रखता है, स्टोर करता है, और जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है प्रोटीन की, वो क्या करता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देता है, वहाँ पे वो फ्यूज्ड होता है, और सेल के आउटसाइड जिसको भी प्रोटीन की ज़रूरत है वो उसको वहाँ तक पहुँचाता है। तो गोल्जी अपैरेटस इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं, ये हमारे सेल का स्टोरेज सिस्टम होता है, प्रोटीन का स्टोरेज। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या है, वन ऑफ द टाइप ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स का एक टाइप होता है। ये क्या है, सेक्रेटरी वेसिकल्स का एक टाइप होता है, जो किसके द्वारा बनाया जाता है, गोल्जी अपैरेटस के द्वारा बनाया जाता है। अब इसका शेप कैसा होता है, ये स्मॉल होते हैं, राउंड होते हैं, और सिंगल मेम्ब्रेन से मिलके बने होते हैं। कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, स्पेरिकल शेप के होते हैं, और सिंगल मेम्ब्रेन से मिलके बने होते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये क्या कंटेन करते हैं, वैरायटी ऑफ एंजाइम को कंटेन करता है। वैरायटी ऑफ एंजाइम, कौन से एंजाइम, डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स को ये कंटेन करते हैं, जैसे कि एमाइलेज एंजाइम्स, ये सारे एंजाइम्स को ये क्या करता है, कंटेन करता है, जो किस में हेल्प करता है, जो कि वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। दूसरा, डैमेज, जो भी डैमेज सेल होते हैं उनको क्या करता है, ये इनगल्फ कर लेता है, और जो भी हमारी सेल्स को अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उन सबको ये क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। के बारे में डिस्कस किया, सेल, सेल के फंक्शन, सेल के पार्ट्स, सेल का स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्ट चीज़ों से मिलके बना होता है सेल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं सबके आंसर दे सकूँ। थैंक यू।